राजीव बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती है, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। राजीव के बेटे ऋतिक ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूरी बैठी हूँ। राजीव की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, ऋतिक ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ ऋतिक, क्यों चिल्ला रहे हो? राजीव की पत्नी अनुपमा ने किचन से ही आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइनिंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं, ऋतिक ने शिकायत भरे लफ्जों में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? अनुपमा ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी संजू देवी चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वह पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। राजीव बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वह असहाय था। अगर वो कुछ कहता तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं, क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी। अंततः वो चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को राजीव की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देसी धुन धारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। राजीव को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को संजू देवी अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। राजीव बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और एक सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, राजीव, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? राजीव ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे। अनुपमा को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, संजू देवी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। राजीव जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी के जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था। अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो लंदन में रहते थे, आने वाले थे। राजीव बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे।
पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। लंदन से राजीव के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर सूरज ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों राजीव, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ है? डॉक्टर सूरज ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। जी वो गांव में रहती है, यहाँ उनका मन नहीं लगा, अनुपमा ने सपाट लफ्जों में उत्तर दिया। डॉक्टर सूरज ने राजीव की ओर देखा तो राजीव ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर सूरज सब समझ गए। बोले कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि संजू देवी को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर सूरज दौड़कर संजू देवी के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे कि ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा राजीव, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर सूरज ने राजीव को नहीं देवर डांटते हुए राजीव का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। संजू देवी ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर सूरज ने अनुपमा की ओर व्यंग से देखा। निरुत्तर होकर राजीव को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा राजीव, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूपमा माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया। अनुपमा बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने ये दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर सूरज की आंखों से आंसू जल धारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ लंदन जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर सूरज ने संजू देवी से कहा। राजीव को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर सूरज जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो राजीव को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकती। वह दौड़ता गया और माँ संजू देवी के कदमों से निपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। राजीव ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चे को देखा। अनुपमा को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो संजू देवी से आंख मिलाए। संजू देवी ने अनुपमा की मन की स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और राजीव को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। अनुपमा और बच्चों ने संजू देवी के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ कर दिया।